हमने हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ा कल। आज विश्लेषणात्मक विचारधारा एनालिटिकल स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। विश्लेषणात्मक विचारधारा, जैसे कि आपको जो शब्द है इसी से इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, यह ऐतिहासिक और प्राकृतिक विचारधारा के से अलग एक विचारधारा है जो एनालिसिस करती है विधि का, उसके आधार पर वो अपने सिद्धांत देती है। तो विश्लेषणात्मक विचारधारा के मुख्य विधिशास्त्री कौन कौन हैं? ऑस्टिन, बेंथम, सामंड, हॉलैंड, केल्सन, हार्ट, ये सभी विश्लेषणात्मक विचारधारा के मुख्य विधिशास्त्री हैं। विश्लेषणात्मक विचारधारा की उत्पत्ति प्राकृतिक विधि के प्रतिक्रिया के स्वरूप हुई। विश्लेषणात्मक विचारधारा का मत है कि विधिशास्त्र का मुख्य उद्देश्य वास्तविक विधि अर्थात ऐसी विधि जो किसी काल विशेष में प्रचलित हो, उसके मूलभूत सिद्धांतों का विश्लेषण करना है। विश्लेषणात्मक विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक कौन है? जॉन ऑस्टिन है, प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद यह नहीं मानता है कि सुनिश्चित अंतर्निहित नैतिक विशेषता विधि का एक तात्विक लक्षण है, बल्कि इसके उलट ये प्राकृतिक विचारधारा ये चीज़ मानती है नैतिकता को। विश्लेषणात्मक विचारधारा ये व्यवहारिक जो विश्लेषण है उसको मान्यता देता है कि विधि का जो वास्तविक स्वरूप है वो कैसा है, किसी देश काल परिस्थिति के अनुसार, उसके अनुसार विधि की व्याख्या करने पर ये बल देता है। नोट करने वाली बात है कि विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद या विचारधारा विधि के प्रति निम्न दृष्टिकोण अपनाता है। क्या? कि विधि की प्रकृति समादेशों की होती है, उसमें आदेश निहित होता है। विधि जो है एवं विधि जो होनी चाहिए उसको पृथक किया जाना चाहिए, अर्थात विधि क्या होना चाहिए और विधि जो है वास्तविक स्वरूप और सैद्धांतिक स्वरूप, इनको अलग करके देखना चाहिए। विधि की अवधारणाओं का विश्लेषण आलोचनात्मक मूल्यांकन से भिन्न होता है। किसी विधि की आलोचना करना और उसकी अवधारणाओं का विश्लेषण, ये दोनों अलग बातें हैं। विश्लेषणवादी शाखा के विधिवेत्ताओं के अनुसार रूढ़ि संप्रभु से ही मान्यता प्राप्त करके निर्णय बनती है, अर्थात जो संप्रभु है, कोई सत्ता होनी चाहिए जो किसी रूढ़ि को, जो प्रचलित कोई कानून है उसको अगर मान्यता देती तभी वो विधि का स्वरूप ले सकती है। ये कौन कहता है? विश्लेषणवादी विचारधारा। ऐसा नहीं कि विधि स्वयं उत्पन्न रहती है, उसको विधि को मान्यता या कोई भी अगर कोई नियम है, विनियम है, कुछ परंपराएं हैं, अगर उनको विधि का स्वरूप धारण करना है तो इसके लिए कोई संप्रभु शक्ति होनी चाहिए जो उसे मान्यता प्रदान करे। विधिशास्त्र के दो स्कूल जिनमें एक सामान्य लक्षण है किंतु अन्य सभी बातों में वे एक दूसरे से भिन्न हैं, वे कौन कौन हैं? विश्लेषणवादी स्कूल और ऐतिहासिक स्कूल। ये इनमें एक सामान्य लक्षण है, वो सामान्य लक्षण है कि ये प्रकृतिवादी जो विचारधारा है ये इसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये उत्पन्न हुई हैं, लेकिन अन्य सभी बातों में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। जहाँ ऐतिहासिक जो स्कूल है वो ये मानती है कि विधि का विकास समाज के विकास के साथ साथ होता रहता है। जैसे जैसे समाज का विकास होता है वैसे वैसे विधि का विकास होता है। लेकिन जो विश्लेषणवादी स्कूल है वो किसी भी समाज में जो विधि है उसका उसी रूप में विश्लेषण करना, उसी रूप में उसका अध्ययन करने पर बल देती है जिस रूप में वो लागू है। यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है कि विधि का अध्ययन नैतिकता से अलग किया जाना चाहिए? विश्लेषणात्मक विचारधारा। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रकृतिवादी विचारधारा है जो कि नैतिकता पर बल देती है, नैतिकता और विधि दोनों एक हैं या नैतिकता विधि का एक अभिन्न अंग है, ये मानती है। वहीं विश्लेषणात्मक विचारधारा कहती है कि विधि नैतिकता मात्र नहीं है, विधि का अध्ययन नैतिकता से अलग किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विधि में हमेशा नैतिकता ही हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार हो सकता है कोई ऐसा भी, कहीं ऐसी भी विधि लागू हो जहाँ नैतिकता ढूंढे न मिले। तो विधि के वास्तविक स्वरूप का अध्ययन विश्लेषणात्मक विचारधारा ये उस पर बल देती है। विधि में हार्ट फुल्लर विवाद किससे संबंधित है? प्रश्न आया है। विधि एवं नैतिकता के टकराव से संबंधित है हार्ट फुल्लर विवाद। बेंथम ने प्रमाणवाद की आधुनिक अर्थ में नींव रखी। पूछेगा कि प्रमाणवाद की आधुनिक अर्थ में नींव किसने रखी? बेंथम ने।
वहीं ऑस्टिन ने प्रत्यक्षवाद की आधुनिक अर्थ में नींव रखी। प्रत्यक्षवाद या प्रत्यक्षवादी विचारधारा ये एक वैज्ञानिक विचारधारा है। ये वैज्ञानिक विचारधारा है जो किसी मान्यता पर आधारित नहीं है, जो तर्क, वितर्क, विश्लेषण, प्रयोग, सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें वैज्ञानिकता के तत्व विद्यमान होते हैं। तो ऑस्टिन जो है प्रत्यक्षवाद की आधुनिक अर्थ में इन्होंने नींव रखी थी, वहीं बेंथम ने प्रमाणवाद की आधुनिक अर्थ में नींव रखी थी। ऑस्टिन के अनुसार अधिरचनावादी विधि का अर्थ है विधि जैसी। कल हमने अधिरचनावादी विधि का अर्थ आपको बताया कि विधि जैसी है, विधि जैसी है। कल हमने अनुच्छेद 21 के संदर्भ में इसका वर्णन किया था, आपको याद होगा। जिस रूप में है उसी स्वरूप में उसको देखना, ये अधिरचनावादी विधि कहती है। वहीं प्रकृतिवादी विधि जो नैसर्गिक विधि है वो इससे अलग कहती नहीं। इसमें नैतिकता होनी चाहिए, युक्तियुक्तता होनी चाहिए। तो जब युक्तियुक्तता आ जाएगी तो वो प्रकृतिवादी आ जाएगा, नैसर्गिक विधि आ जाएगी वहाँ। जब अधिरचनावादी विधि आ जाएगी, इसका मतलब है सुपरस्ट्रक्चरल जो लॉ है वो ये कहता है कि विधि जिस रूप में है उसी रूप में उसका अध्ययन करना। अधिरचित विधि को अधिरचित विधि कहने का कारण यह है कि यह प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा निर्मित है। संसद या विधायिका जो विधि निर्मित कर रही है, अगर उसी रूप में हम देखते हैं तो अधिरचित विधि, उसकी रचना की गई है कुछ नियम कानून जो भी है संविधान के नियमों के अनुसार। अगर उसी रूप में देखेंगे, युक्तियुक्तता का विचार नहीं करेंगे, तो वो अधिरचनावादी विधि कहलाएगी। अगर युक्तियुक्तता का विचार करेंगे तो नैसर्गिक विधि कहलाएगी। विधिशास्त्र पद के सामान्य जेनेरिक और विशिष्ट स्पेसिफिक अर्थ में प्रयोग किए जाने में अंतर किसने किया है? ऑस्टिन ने। विधिशास्त्र पद के सामान्य विधिशास्त्र और विशिष्ट विधिशास्त्र, इसमें अंतर किसने किया है? ऑस्टिन ने किया है। ऑस्टिन की पुस्तक द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड लंदन विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। ऑस्टिन, ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा, ऑस्टिन की पुस्तक है द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड। पूछता भी है, मिलान करने के लिए भी आता है। ऑस्टिन का विधि सिद्धांत उनकी कृति प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड में पाया जा सकता है, जिसके माध्यम से उनका आशय यह विचार संप्रेषित करना था या बताना था कि विधिशास्त्र के विषय वस्तु में दैवी विधियों आदि की विषय वस्तु सम्मिलित नहीं है। किसने अंतरराष्ट्रीय विधि, यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ की बात हो रही है, को समादर के नियम और फैशन के नियमों के साथ मानव प्रेरित नैतिकता के अधीन रखा। अर्थात विधि की पावर नहीं है, वो सामान्य विधि से अलग है, ऐसा अंतरराष्ट्रीय विधि को किसने कहा? ऑस्टिन ने। क्यों? क्योंकि ऑस्टिन विधि को किस तरह मानते थे? ये विधि को नैसर्गिक विधि से अलग मानते थे। ये विश्लेषणात्मक विचारधारा वाले हैं ना, तो ये कैसे मान सकते हैं अंतरराष्ट्रीय विधि जो कि जिसमें शास्त्री नहीं, कोई ऐसी संस्था नहीं जो सार्वभौमिक रूप से हर जगह जो संप्रभु हो, उसके द्वारा कोई नियम कानून बनाया जा रहा हो जो हर जगह समान रूप से लागू हो। तो ऐसी विशेषताएं न होने के कारण ही इन्होंने इसको अलग रखा, अंतर्राष्ट्रीय विधि को सामान्य विधि से। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता की विशेषता होती है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। अर्थात संप्रभुता में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विशेषताएं होती हैं। किसने कहा है? ऑस्टिन ने कहा है। विधि संप्रभु का समादेश है जो कर्तव्य अधिरोपित करता है और जिसको शास्त्र से बल मिलता है, दंड से जिसको बल मिलता है। ये कथन किसका है? ऑस्टिन का कथन है। विधि संप्रभु का समादेश है। इतना भी पूछता है कभी कभी। उचित रूप से कही जाने वाली विधि एवं अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि में अंतर किसने बताया है? जॉन ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने किस में अंतर बताया है? उचित रूप से कही जाने वाली विधि और अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि में। ऑस्टिन के अनुसार विधि के जो गुण हैं, समादेश, संप्रभु और अनुशास्त्री, अर्थात उसमें समादेश होना चाहिए, कुछ आदेश होने चाहिए जो लागू हों। संप्रभुता होनी चाहिए, जिसके द्वारा ये लागू की जा रही, जिसके द्वारा बनाई जा रही है, वो संप्रभु होना चाहिए। अर्थात अपने निर्णयों में स्वतंत्र होना चाहिए, बाह्य दबाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। और अनुशास्त्री, दंड होने चाहिए अगर समादेशों का पालन न हो तो विधि के ये गुण ऑस्टिन ने बताए हैं। ऑस्टिन विधि को नैतिकता से अलग रखता है और कहता है कि विधिशास्त्र के विज्ञान का संबंध विधि की उपयोगिता के उद्देश्य से नहीं है। ये कौन कहता है? ऑस्टिन कहता है। विधि में न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए। ये किसका कहना है? लॉर्ड डेवलिन। इन्होंने कहा है कि विधि में न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए। विधि का नैतिक आधारों से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल नकार दिया ऑस्टिन ने। विधि की विश्लेषणात्मक विचारधारा को
कौन आदेशात्मक विचारधारा कहना पसंद करता है? C.K. एलन विश्लेषणात्मक विचारधारा को आदेशात्मक विचारधारा कहना पसंद करता है C.K. एलन। इस आधार पे कि जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है वो इस बात को मानती कि विधि समादेश है, समादेशों का एक कह सकते हैं समुच्चय है, जिसको कोई संप्रभु शक्ति वो थोपती है या लागू करती है और न मानने पर वो दंडनीय होती है। इसलिए इन्होंने कहा है, किसने कहा है? C.K. एलन ने आदेशात्मक विचारधारा इसको। ऑस्टिन का सिद्धांत वृत्तिक करणीय है। विधि विधि है क्योंकि यह संप्रभु द्वारा बनाई गई है। संप्रभु संप्रभु है क्योंकि वह विधि बनाता है। यह किसका मत है? बकलैंड का। तो ये किसका मत है? बकलैंड। क्या कहता है? विधि विधि इसलिए है क्योंकि उसको संप्रभु द्वारा बनाया गया है, और संप्रभु संप्रभु है क्योंकि वह विधि बनाता है। बकलैंड ने कहा। किसे? ऑस्टिन से एक कदम आगे माना जाता है केल्सन, ये और ज़्यादा कट्टर थे इस मामले में। किसने ऑस्टिन के विधिक सिद्धांत पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऑस्टिन का सिद्धांत वृत्तिक करणी है? अभी आपने ऊपर देखा, बकलैंड ने कहा है। प्रकृति ने मानव को सुख एवं दुख के साम्राज्य के अधीन कर रखा है, यह किसके द्वारा कहा गया है? बेंथम के द्वारा कहा गया है। बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत को यहाँ पे विधि में लागू किया था। मतलब उपयोगितावादी सिद्धांत क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ये प्राप्त करना विधि का लक्ष्य है, बेंथम ने कहा है। बेंथम जो विश्लेषणात्मक विचारधारा के विधिशास्त्री हैं, इन्होंने उपयोगितावाद का प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार विधि का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। किसने कहा है कि विधि का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है? बेंथम ने। ठीक है। विधिशास्त्र के विषय को किसने व्याख्यात्मक विधिशास्त्र और निश्चयात्मक विधिशास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया? तो वर्गीकृत किया है बेंथम ने। व्यक्तिवादी उपयोगितावाद का सिद्धांत किस विधिशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया? बेंथम के द्वारा। किसके विधिक दर्शन को उपयोगितावादी व्यक्तिवाद कहा जाता है? बेंथम के। ठीक है, याद रखिए, उपयोगितावाद हमने आपको बता ही दिया। उपयोगितावाद या आप कह सकते हैं बहुजन हिताय, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण, इसका प्रणेता बेंथम को कहा जाता है। कौन कहता है कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख एवं दुख के साम्राज्य में बैठाया है और प्रत्येक मनुष्य दुख से दूर भागता है और अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना चाहता है, इसलिए विधि को सुख और दुख की कसौटी पर जांचा परखा जाना चाहिए। बेंथम ने कहता है विधि जो है सुख दुख के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसका लक्ष्य सुख प्राप्त कराना, दुख को दूर करना होता है, इसलिए हमें सुख और दुख को केंद्र में रख करके विधि पर विचार करना चाहिए। लेसेज फेयरे, जिसको अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहते हैं, इसका प्रतिपादक कौन था? बेंथम। बेंथम की नैतिक और विधायन के सिद्धांत का परिचय इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। पूछता है कि बेंथम की नैतिक और विधायन के सिद्धांत का परिचय किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन नामक पुस्तक में। किसका मत है कि समस्त विधि संग्रह को अधिनियमित विधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संहिताकरण कहते हैं? ये सामंडे ने कहा है। क्या कहा है? कि समस्त विधि संग्रह को, जितनी विधियां हैं उनके संग्रह को अधिनियमित विधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संहिताकरण कहते हैं। अर्थात जितनी प्रकार की विधियां लागू हैं, परंपरागत या फिर लिखित या जो भी विधियां लागू हैं, प्रथाएं लागू हैं, उनको जब अधिनियमित कर दिया जाता है, अधिनियमित करने का मतलब है कि कोई ऐसी संस्था, संप्रभु संस्था, जिसके पास शक्ति हो किसी कानून को लागू करने की, उसको बनाने की, उसको मान्यता प्राप्त हो समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा, तो राज्य के द्वारा जो पोषित शक्ति है जब कोई कानून निर्माण कर देती है एक निहित प्रक्रिया के द्वारा, अर्थात वो अधिनियमित कर देती है, तो इस प्रक्रिया को संहिताकरण कहते हैं। सामंड ने कहा है। विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक एवं नैतिक विधिशास्त्र, विधिशास्त्र के 3 विभिन्न अंग हैं, ये किसने कहा है? सामंड ने क्या कहा है? क्या क्या? विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक विधिशास्त्र। कौन विधिशास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखता है? हार्ट जो हैं या एचएल हार्ट, ये क्या करते हैं? विधिशास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। किसने विधि को प्रमुख एवं गौण नियमों का योग कहा है? एच एल हार्ट ने।
हार्ट का विधि विश्लेषण प्रभेद करता है। आभारी, बाध्य होना और आभार रखने के बीच प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा ये वाला। विधि के अधिरचनावादी दृष्टिकोण के बारे में किसने कहा है कि यह समादेश, अनुशास्त्र एवं संप्रभुता की त्रिवेणी है? हार्ट ने कहा है। ठीक है। किसने कहा है कि ऑस्टिन की विधि भी व्याख्या बंदूकधारियों की विधि के समान है? किसने कहा है कि ऑस्टिन की विधि की व्याख्या बंदूकधारियों की विधि के समान है? प्रोफेसर लिटिल हार्ट ने ही, एच.एल. हार्ट ने ही कहा है। कौन कहता है कि विधि नियमों की व्यवस्था है तथा यह प्राथमिक एवं द्वितीयक नियमों के समेकन या विलयन से बनती है? वही नियमों की व्यवस्था आपने देखा, हार्ट ने कहा है। विधिशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर हार्ट ने कौन सा महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया? मान्यता का सिद्धांत। किसने दिया था? प्रोफेसर हार्ट ने। किस विधिशास्त्र का कथन है या विधिशास्त्री का कथन है कि विधि मानव आचरण के नियमों के अधीन बनाने का उपक्रम है? फुलर ने कहा है। कौन कहता है कि विधिशास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है? हॉलैंड ने कहा है कि विधिशास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। इसके अलावा हॉलैंड ने एक और कथन कहा है कि विधिशास्त्र रचनात्मक विधि का रीतिबद्ध विज्ञान है। कौन ऐसा विधिशास्त्री था जो समाजशास्त्री विधिशास्त्र का समर्थक होते हुए भी विधि के आदेशात्मक सिद्धांत का पोषक था या विश्लेषणात्मक सिद्धांत का पोषक था? रुडोल्फ वॉन इहरिंग। हालांकि ये समाजशास्त्री विधिशास्त्र थे, लेकिन इन्होंने आदेशात्मक सिद्धांत का भी कहीं कहीं अपने सिद्धांतों में स्थान दिया है, तो इसका भी पोषक माना जाता है रुडोल्फ वॉन इहरिंग को। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम समाप्त करवा देंगे आपका 2-3 वीडियो में। अब तो लिस्टिंग ही रह गई है, तो 1-2 चीज़ मानक हम पढ़ा देंगे आपको अगले में, और उसके बाद कुछ और छोटे मोटे सिद्धांत हैं। उसके बाद लिस्टिंग एक वीडियो में, पूरी लिस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, याद रखिएगा। मैक्सिमम प्रश्न लिस्टिंग से ही आते हैं।